हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ और आएंगे एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी 3 पार्ट्स में हमने काफी सारे एमसीक्यूज कवर किए बिजनेस इकोनॉमिक्स के। उम्मीद करता हूं वो तीनों ही पार्ट आपने देखे होंगे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से, वहां से आके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, ये कैश नहीं है, ये केस है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा किस केस में? नॉर्मल गुड्स के केस में, गिवन गुड्स के केस में, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पहले आप ये समझो कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा किसी भी चीज का तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम होता है तो उसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स में हमारे आ सकते हैं फूड, क्लोथिंग, ठीक है। तो अगर इन सब चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हालांकि वो डिमांड खत्म नहीं होगी, ठीक है। लोगों को फूड भी चाहिए, क्लोथिंग भी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो, और अगर उसका प्राइस कम हो गया तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा एप्लीकेबल रहेगा वो किस केस में एप्लीकेबल रहेगा? नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जूरियस आर्टिकल्स, हायर विल बी द डिमांड, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि कुछ लग्जूरियस आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कोई लग्जूरियस चीजें जो होती हैं उसकी ये बात कर रहे हैं। वो परफ्यूम हो सकता है, वो कोई लग्जरी कार हो सकती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा हाई उसका प्राइस होगा उतनी ज्यादा हाई उसकी डिमांड होगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? गिफन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेबलन इफेक्ट बोलते हैं हम इस चीज को, ठीक है। कोई भी लग्जूरियस आइटम है, ठीक है, लग्जरी परफ्यूम हो गया, कोई लग्जरी कार हो गई, लग्जरी बाइक हो गई, उसका प्राइस जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। आज के समय में लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है कि महंगी महंगी चीजों को रखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो वेबलन इफेक्ट उसी चीज को कहते हैं कि किसी चीज का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं वेबलन इफेक्ट, राइट। आगे है, अ सेलर इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अ गिवन प्राइस, द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। तो ये कहने की एक सेलर है, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी उसके पास है, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी हो, इन्होंने कुछ फिक्स नहीं दिया कितनी क्वांटिटी उसके पास है। ये कह रहे हैं एनी क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी जो भी उसके पास है उसको वो बेच रहा है, ठीक है। जो भी प्राइस गिवन है उस प्रोडक्ट का उसको वो बेच रहा है। तो फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? तो पहले आप ये समझो कि मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है। तो मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली वो रेवेन्यू होता है जो हम गेन करते हैं प्रोड्यूस करके कुछ एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस, ठीक है। जितने हमें प्रोड्यूस करने थे प्रोडक्ट, ठीक है, उतने तो हमने किए, हमने साथ में एक दो यूनिट और उसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया और उनको बेच दिया, राइट। मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करके बेच दी, तो वो हमारा आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। लेकिन अभी हमसे कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी है वो कोई ज्यादा या कम नहीं, उन्होंने कहा कितनी भी क्वांटिटी हो, ठीक है, गिवन प्राइस पे उसने प्रोडक्ट को बेच दिया, तो वो जो मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा वो कितना रहेगा, कैसा रहेगा? ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू, लेस देन एवरेज रेवेन्यू, इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। अब ये समझो कि ये जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है ये क्या होता है? तो एवरेज रेवेन्यू वही है कि जो रेवेन्यू हमने अर्न किया है पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास था, जितना प्राइस उसका था वो हमने उसी प्राइस पर बेच दिया और हमने उसको जो भी प्राइस हमें मिला वो हमने अर्न कर लिया, ठीक है। तो वो हमारा एवरेज रेवेन्यू है। तो जब इन्होंने क्वांटिटी कम ज्यादा कुछ नहीं बताई, तो वो जो क्वांटिटी में इन्होंने बेचा, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो इनका हो वो बराबर होगा एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, राइट। आगे है, बेसिक एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूड। लॉ ऑफ डिमांड की कुछ बेसिक एजम्पशंस होती हैं, ठीक है। उसमें क्या चीज आती है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड बी चेंज, जो दूसरे गुड्स का प्राइस है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। देयर शुड बी सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी, कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब उसकी जगह हम कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। द कमोडिटी शुड नॉट बी कन्फर एनी डिस्टिंक्शन, जो कमोडिटी है उसमें हम किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन ना करें, ठीक है, उसको अलग ना समझे। द डिमांड फॉर द कमोडिटी शुड नॉट बी कंटिन्यूस, जो कमोडिटी की डिमांड है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगी। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा वो सी है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड की एग्जम्पशन है, ठीक है। जो कमोडिटी है उसको हम डिस्टिंक्शन ना करें उसमें किसी भी तरीके, और उसको हम अलग ना समझे, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे, विच वन इज द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को अगर हमें मेजर करना है तो इसमें से कौन सा वो मेथड रहेगा? प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड, आउटले मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी मेथड रहेंगे इलास्टिसिटी को मेजर करने के, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड भी है, आउटले मेथड भी है, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड भी है। तो इन सभी मेथड से हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ गुड इज सोल्ड, टोटल रेवेन्यू इज ₹100, ठीक है। When 6 units are sold, marginal revenue is ₹8. At what price are 6 units sold? ठीक है, क्वेश्चन को समझे। अगर 5 यूनिट हम गुड सोल्ड करेंगे, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हो रहा है ₹100। अगर हम 6 यूनिट्स को सोल्ड करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू हो रहा है हमारा ₹8। तो ये कह रहा है कितने प्राइस पर हम 6 यूनिट्स को सोल्ड करेंगे, ठीक है। इसका एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ।
टोटल रेवेन्यू, ठीक है, प्लस मार्जिनल रेवेन्यू अपॉन जितनी यूनिट्स हमें सोल्ड का प्राइस निकालना है, ठीक है, उसको हम अपॉन कर देंगे, यानी कि 6, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू प्लस मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 108 अपॉन 6, तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 18, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ₹18 पर यूनिट, ठीक है। आगे है लॉ ऑफ डिमांड इज, लॉ ऑफ डिमांड है कैसी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वालिटेटिव, क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें कभी भी एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं बताती क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारी कैसी होती है, क्वालिटेटिव। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन इकोनॉमिक्स डिजायर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर इज नोन एज। इकोनॉमिक्स में जो भी हम चीज लेना चाहते हैं, जो भी हमारे डिजायर्स हैं, उसको परचेसिंग पावर से जब हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, डिमांड, कंजम्पशन या फिर स्कार्सिटी। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिमांड, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, डिमांड एनालिसिस इंक्लूड्स। जो डिमांड एनालिसिस होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड डिफरेंशियल्स, डिमांड डिटर्मिनेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो डिमांड एनालिसिस में ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आगे है द इक्वेशन व्हिच इज फॉर्म्ड विद द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ सप्लाई इज नोन एज। तो सप्लाई के फैक्टर्स को यूज करके जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन, सप्लाई, सप्लाई फंक्शन या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सप्लाई फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर अडॉप्टिंग पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि रीजन नहीं है पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी, जो कि एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, उसको अडॉप्ट करने का। पहले आप ये समझो कि पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी है क्या। तो ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसको यूज किया जाता है एकदम से मार्केट शेयर्स को गेन करने के लिए, ठीक है। अब वो ये कैसे करते हैं, वो ये ऐसे करते हैं कि एकदम से जो भी उनके प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उनके प्राइस को वो कम करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और कस्टमर्स उस चीज को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या रीजन नहीं है इसको अडॉप्ट करने का। ऑप्शन ए हमारा, प्रोडक्ट हैज हाई प्राइस इलास्टिसिटी इन द इनिशियल स्टेज। ऑप्शन बी, द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऑप्शन सी, economies of large scale production available to firm. ऑप्शन डी, when the buyers are not able to compare the value and utility. तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही हमारे रीजन है पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने के, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्या रीजन नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी, ये रीजन नहीं है पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने का, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन डैश अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड। तो इस अप्रोच से हम एक नए प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं। वो कौन सी अप्रोच होगी, ग्रोथ कर्व अप्रोच, इवोल्यूशनरी अप्रोच, ओपिनियन पोलिंग अप्रोच या फिर विकेरियस अप्रोच। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रोथ कर्व अप्रोच। तो ग्रोथ कर्व अप्रोच की हेल्प से हम कोई भी नए प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई। तो क्यों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई किया जाता है। पहले आप ये समझो कि ये होता क्या है, कौन सा लॉ है, क्या इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें होता है जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, जो हमारा डिजायर, जो हमारी चाहत है उस चीज को लेकर, वो उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो आपको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है खाना, ठीक है, लेकिन अगर आप उस चॉकलेट को, जो भी चॉकलेट आपको पसंद है या फिर जो भी चीज खाने की आपको पसंद है, अगर आप उसको लगातार खाते ही रहोगे, पूरे दिन आप उसको खाते ही रहोगे, तो जो आपकी डिजायर है, जो आपकी चाहत है, वो उसको लेकर कम हो जाएगी। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये अप्लाई क्यों किया जाता है। व्हेन commodities are not perfect substitute to each other, when a particular want can be satisfied at a particular time, both A and B या फिर none of these. Here option C is correct, both A and B, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज। अभी मैंने आपको बताया कि ये लॉ कहता है कि जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे किसी भी चीज को, उतनी ज्यादा आपका जो डिजायर, आपकी जो चाहत है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं एक्सेप्शन भी कुछ होगा, ठीक है, कि आप उसको कितने ज्यादा कंज्यूम करो आपका मन उससे नहीं भरेगा। तो वो क्या चीज है इनमें से, म्यूजिक, रेसाइटल और ब्यूटीफुल सीनिक व्यू, ड्रंकार्ड, रेयर कलेक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एक्सेप्शंस है, ठीक है। आप म्यूजिक कितना ही ज्यादा सुन सकते हो, ठीक है, जो अच्छा म्यूजिक है वो आपको हमेशा रिलैक्स फील कराएगा, अच्छा फील कराएगा, ठीक है। कोई ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है, ठीक है, आप उसको पूरे दिन देख सकते हो, आपको उससे मन नहीं भरेगा। ड्रंकार्ड यानी कि एक ऐसा पर्सन जो हैबिचुअली ड्रंक होता है, ठीक है। उसके बाद है रेयर कलेक्शन, जो रेयर कलेक्शन है, ठीक है, जो दुनिया में बहुत कम है, आपका उनसे भी कभी मन नहीं भरेगा क्योंकि वो रेयर है, ठीक है, सिर्फ वो आपके पास है। तो कितनी ज्यादा वो आपके पास हो, आपको वो अच्छा ही फील कराएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, ठीक है। आगे, विच लॉज आर बेस्ड इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन से लॉज बेस्ड हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये सभी लॉज हमारे बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन बाय। तो ये डेफिनेशन कह सकते हैं, फिर इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बेस्ड है
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, किसने कहा है? अल्फ्रेड मार्शल, डीएस वॉटसन, जेआर हिक्स या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अल्फ्रेड मार्शल ने ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एट द सेम लेवल ऑफ प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन इन केस ऑफ, अगर प्राइस सेम लेवल पर है, ठीक है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई है, तो ये किस केस में ऐसा होगा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हमारा कहता है डिमांड तभी इंक्रीज होगी जब प्राइस कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग एट अ कांस्टेंट रेट एट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सोल्ड, मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी। अगर टोटल रेवेन्यू राइज होगा एक कांस्टेंट रेट पर, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है कमोडिटी की वो सोल्ड होंगी, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, सेम ही ऑप्शन दिए, लेस देन एवरेज रेवेन्यू या फिर राइजिंग। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ए और बी दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं। राइट, आगे है मार्जिनल रेवेन्यू रिफर्स टू एडिशन टू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है उसमें एडिशन होता है किस चीज का? टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, total revenue when one more unit of output is sold, total revenue when one more unit of variable factor is employed या फिर none of the above। Here option B is correct, total revenue when one more unit of output is sold। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल रेवेन्यू में जब हम एडिशनल यूनिट का प्राइस ऐड करेंगे तो वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बन जाएगा। राइट, तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज बिजनेस इकोनॉमिक्स के। इसी तरह से आगे एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।